नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में एडटेक एक्स इंडियन एजुकेशन कांग्रेस एंड अवार्ड्स का आयोजन। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी डिजिटल माध्यम से रखे विचार। कल से सिंगल प्रयोग प्लास्टिक बरतने वालों पर लगेगा हजारों का जुर्माना। प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल प्रयोग प्लास्टिक पर लगाया पूरी तरह से बैन। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश के हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू संगठन ने की दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। फ्रेंचाइज इंडिया ने चंडीगढ़ में एडटेक एक्स इंडियन एजुकेशन कांग्रेस एंड अवार्ड्स का आयोजन किया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भी डिजिटल माध्यम से भविष्य में डिजिटल शिक्षा की जरूरतों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना है। आने वाले समय में यह देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और तकनीकी कौशल का उद्घाटन होगा। बता दें कि नई दिल्ली और बेंगलुरु संस्करणों की शानदार सफलताओं के बाद पहली बार चंडीगढ़ में भारतीय शिक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया था और एडटेक एक्स इंडियन एजुकेशन कांग्रेस को चंडीगढ़ लाने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में रुझानों, नीतियों, प्रथाओं और अनुसंधान का जायजा लेना है, जो नए नवाचारों, सहयोगियों और वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान बढ़ाने का वादा करता है। मेरा नाम गौरी परब है और मैं मुंबई वैल्यूएबल एजुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से हूँ। मैम, आज इंडियन एजुकेशन कांग्रेस एंड अवार्ड्स का 12th एडिशन है, तो क्या इसका पर्पस है और क्या पूरा इवेंट है? जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी एजुकेशन यानी शिक्षण के माध्यम में जो अभी टेक्नोलॉजी का जो महत्व रहा है उससे और भी उभारने के लिए हमने ये जो कांग्रेस है उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इसमें जो सारी कंपनीज, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं या जो भी टीचर्स हैं बेसिकली, जो अभी पहले क्लासरूम के माध्यम से फिजिकली जो पढ़ाते थे, अभी स्पेशली आफ्टर कोविड उसके समय के बाद से अभी जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो पढ़ाना शुरू किया है। तो वो आप टेक्नोलॉजी है उसमें आप या तो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं या वीसैट यानी कि सैटेलाइट बैंडविड्थ जो है उसको यूज़ करके आप आज भारत के कोने कोने में पहुंच सकते हैं। तो ये ऐसे जो रुचि रखने वाले जो भी टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज़ हैं, जो या तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। वीसैट के माध्यम से हम भारत के कोने कोने में और क्लासरूम में पढ़ाई पहुँचा रहे हैं। तो उसके लिए उसी को बढ़ावा देने के लिए ये अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। सरकारों की तरफ से किस तरह का सहयोग रहता है? जी, हमारा जो काम है कंपनी का वैल्यूएबल एजुटेनमेंट का, वो ज़्यादातर सरकारों के साथ ही है। उत्तराखंड जो शिक्षण डिपार्टमेंट है, उसके अलावा महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। तो अभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो भी इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग कर रहे हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं तो आप आखिर तक के बच्चे तक या आखिर तक के कोने तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कोविड एक ऐसे एक सीख दे गया है सबको कि अगर आप ऑनलाइन या फिर डिजिटल एजुकेशन में नहीं पैर रखते हैं तो आप वो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनका भी बहुत ही उत्साह रहा है, उनका भी इसमें योगदान काफ़ी रहा है और वो खुद ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा है वो डिजिटली, उनका जो क्लासरूम है वो एक डिजिटल या स्मार्ट क्लासरूम जैसे अभी कहते हैं वो बन जाए और कुछ जो कंटेंट है उनको उनके मोबाइल पर, पर्सनल स्मार्टफोन पर भी दिया जाए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी लगातार आते रहे हैं, तो उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स है और आगे क्या योजना है, सरकार ने कुछ बताया? जी, हरियाणा स्टेट के बारे में मुझे इतना ये नहीं है, बट आई एम श्योर वो भी इसमें उत्साहित रहेंगे कि जैसे अन्य राज्य कर रहे हैं उस तरह से जो यहाँ के शिक्षण मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहेंगे। हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 4000 टीचर की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। यहाँ बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि 1100 प्ले स्कूलों से शुरुआत की गई है और हरियाणा में टूरिज्म की खस्ता हालत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टूरिज्म बना था, बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति में शायद नहीं था, लेकिन आज भी
हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि इस लाइन में प्राइवेट लोग आगे हैं, काफी होटल बन गए हैं और हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आज पूरे देश के हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। जगह जगह हुई इस निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन एकत्रित हुए और शहर में विरोध मार्च निकालते हुए एसडीएम को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए विशेष धर्म के नाम पर पैदा हुए आतंकवाद को खत्म करने की मांग की और चेतावनी दी कि अब देश का 120 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो गया है और यदि अब किसी हिंदू के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर उंगली उठाई गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर नाम क्या सर आपका? राजकुमार वोहरा। राजकुमार जी, प्रदर्शन निकाला आपने आज ज्ञापन देने के लिए भी, सर क्या क्या है मैटर? आज फरीदाबाद बजरंग दल के बैनर के नीचे हम सब हिंदू इकट्ठे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें, आज हमारी जीजाबाई हमारे साथ हैं, आज हमारी लक्ष्मीबाई हमारे साथ हैं, आज हमारे हर हिंदू वीर हमारे साथ है। जो कन्हैया के साथ उन दाढ़ी वालों ने, उन मुसलमानों ने जो घोर पाप किया, उनके साथ एक हत्यारे, एक निहत्थे को उन्होंने उनकी गर्दन काट के जो मारा, उसके विरोध में हम यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब हम आ रहे थे तो एसडीएम साहब जा रहे थे। एसडीएम साहब हम हिंदुओं का ज्ञापन लेने के लिए भी घबरा रहे थे, लेकिन ये अब उनको मालूम होना चाहिए, सारे को मालूम होना चाहिए, हिंदू अब एक मुट्ठी हो गया है। हिंदू अब कोई 10-20 करोड़ नहीं, हिंदू 120 करोड़ है। ये 120 करोड़ हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करके अपना रोष उस ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं कि अब किसी हिंदू की तरफ अगर टेढ़ी आंख करके भी देखा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा, उस आंख को भी निकाल देगा, उस गर्दन को भी काट देगा। अब हिंदू अपने आप में खुद मुख्तियार बनेगा, हिंदू मजबूत बनेगा। मैं इन माताओं बहनों का भी बहुत धन्यवाद। हमारी मेयर मैडम भी हमारे साथ आई, इस बारिश में हमारे साथ भीग रही, हमारी बहनें भीग रही, दीपा जी हैं, आशा जी हैं और बहनें हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अब ऐसे वीर अपने घर में तैयार करने, हमने बच्चों को डिज्नीलैंड नहीं दिखाना, हमने बच्चे को दिखाना है तो तानाजी की, हमने बच्चों को दिखाना है कि शिवाजी की जीवनी के बारे में दिखाना है कि हम घर घर में शिवाजी पैदा हो, हर घर में भगत सिंह पैदा हो, हर घर में सुखदेव पैदा हो। अंबाला जिले में एक मुश्त सैलरी के विरोध में धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों का आज तीसरा दिन है। हड़ताल के दौरान भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर एम्बुलेंस समेत सभी सेवाएं पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी हैं। आशा वर्कर्स भी एनएचएम कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंची। समर्थन के साथ साथ आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। अधिक जानकारी देते हुए अंबाला जिला आशा वर्कर प्रधान कविता ने बताया कि वे लोग एनएचएम कर्मचारियों का समर्थन करते हैं और सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की भी मांग करते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं माने तो 21 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर का घेराव किया जाएगा। हम अपने साथी जो है एनएचएम के, उनका समर्थन करते हैं पुरजोर और उनकी मांगों का पूरा करने के लिए सरकार से अपील करते हैं और अपनी आशाओं के लिए भी हम आज जो है मांग पत्र देने आए हैं। 2 हमारे मांग पत्र हैं। हमारे जो मंत्री साहब ने 5,000 रुपये देने का आशाओं को वादा किया था, वो भी हमारे अभी तक नहीं मिले हैं और हमारी निलंबित मांगे हैं, जिसमें 3 फरवरी को और पहले भी उससे हमारी बैठक हुई है। मंच पे आमने सामने मेज पे बातचीत हुई है हमारे डेलीगेशन के साथ, स्टेट के नेताओं के साथ, और उन्होंने हामी भरी है, लेकिन अब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। अगर हमारी मांगे अभी भी पूरी नहीं की गई तो सारी आशा वर्कर ये जो आज का अपना और गुस्सा है, इसको लेते हुए 21 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास प्रदर्शन करेंगे। आज तीसरा दिन है आप लोगों को धरने पर बैठे हुए, क्या कुछ अभी तक किसी से आपको कोई आश्वासन वगैरह मिला है? मैं तरनदीप एनएचएम कर्मचारी अंबाला से और जिला प्रधान। अभी तक हमारे साथ आधिकारिक रूप से कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारियों ने हमें आश्वासन या पत्र जारी किया है कि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, ना ही उस संबंध में कोई पत्र जारी किया है। हमारी जो मांगे थी कि हमारे को 7वें पे कमीशन के हिसाब से लाभ दिया जाए, और दूसरा जो अभी सरकार ने, वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है कि जो इनके बायलॉज हैं उसको ख़त्म करके इनको एक कंसोलिडेटेड सैलरी कर दी जाए, हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो 2018 में पॉलिसीज़ बनाई गई थी बायलॉ की, उसमें कुछ वेतन विसंगतियाँ रह गई थी, तो उसको सरकार दूर करे। अभी तक इस संबंध में आज तीसरा दिन है, सरकार ने हमें कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया। तो इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा? आज तीसरा दिन है, आज देखते हैं कि अगर शाम तक कोई निर्णय नहीं आता है और हमारी प्रदेश कमेटी जिस प्रकार से आदेश करेगी हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। जी। और आज
हमारे साथ जो आशा वर्कर यूनियन है वो भी हमारे सपोर्ट में आई हैं, हमारे जहाँ धरना स्थल पे पहुंची है और हमारे जो कर्मचारियों का है हौसला बढ़ाई कर रही है कि हमें उनका भी अब समर्थन मिल रहा है। कल से सिंगल प्रयोग प्लास्टिक बरतने वालों पर हजारों का जुर्माना लगेगा। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है तथा नियम की पालन न करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना नगर परिषद द्वारा लगाया जाएगा। आमजन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए नगर परिषद द्वारा कमेटी भी गठित की गई है ताकि लोग सरकार के नियम की पालना कर सके। नगर परिषद अधिकारियों की माने तो आइसक्रीम स्टिक, चम्मच, कांटे, कप, प्लेट, डिब्बा, पैकिंग प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा 20 अगस्त 2013 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बैन कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन कल 1 जुलाई के बाद से सिंगल प्रयोग प्लास्टिक बरतने वालों पर सख्ताई से जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार द्वारा 20/8/2013 को प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से पूर्ण बैन नहीं रहा। अब सरकार द्वारा 19/4/2022 को एक दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई है, जिसके तहत 1/7/2022 से प्लास्टिक पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, जिसके अंदर कैरी बैग हैं 100 ग्राम कैरी बैग तक के 500 रुपये फ़ाइन किया गया है, 500 ग्राम तक पे 1500 रुपये फ़ाइन किया गया है, 501 ग्राम से लेकर 1 किलो तक 3000 रुपये फ़ाइन किया गया है, 1 किलो से लेकर 5 किलो तक 10,000 रुपये फ़ाइन किया गया है, और 5 किलो से लेकर 10 किलो तक 20,000 रुपये, और इसी प्रकार 10 किलो से अबोव तक के 2500 रुपये तक का फाइन लगाया गया। अंबाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था और वह अंबाला की जनता को समर्पित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह हॉस्पिटल अंबाला और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जहां पहले कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक व पीजीआई चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे और समय भी बहुत लगता था, लेकिन अब उन्हें अंबाला में ही बिल्कुल मुफ्त में कैंसर का इलाज मिल रहा है और वह भी बिल्कुल आधुनिक मशीनों के द्वारा। देखिए 9 मई को आपको पता ही है कि 9 मई 2022 को इसकी ओपनिंग की गई थी अटल कैंसर केयर सेंटर की, और उसके बाद जो हमारे पास कम से कम 80 से 100-125 पेशेंट्स पर डे ओपीडी में आते हैं, उनकी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं, और कुछ पेशेंट्स न्यू भी डायग्नोज होते हैं और कुछ पेशेंट्स ओल्ड भी होते हैं जो कि फॉलोअप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे आने लगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन्स हैं, CT सिमुलेटर है, ब्रेकीथेरेपी है और लीनेक है, और इसके अलावा कीमोथेरेपी की तरफ से इंडोर फैसिलिटी है, और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो पीजीआई से ट्रेनर के आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए। तो पिछले मई अगर देखें तो मई का अगर रिकॉर्ड देंगे तो 44 पेशेंट्स यहाँ पे डायग्नोज हुए हैं, जो सभी प्रकार के, जिसमें हेड एंड नेक के, ब्रेस्ट के या दूसरे कैंसर्स इसके अंदर से हैं, उनका सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो एक रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोशनी व्यास, वो अभी फ़िलहाल इस टाइम ट्रेनिंग पे हैं, और जो दूसरे डॉक्टर विकास गुप्ता हैं वो पिछले हफ्ते ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में लीने के ऊपर ट्रेनिंग करके आए हैं। इसके अलावा हमारे जो पास 4 सर्जन हैं, जो उन्होंने इसमें डॉक्टर पूजा शर्मा वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ब्रेस्ट के सर्जरी वो करते हैं, और इसके अलावा जो 4 सर्जन्स और हैं, डॉक्टर जो अभिषेक हैं, डॉक्टर तुलित हैं या डॉक्टर तुलित हैं, और डॉक्टर जितेंद्र चौहान हैं, वो भी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए लिखा है, तो हमने मुख्यालय पे उनका प्रपोजल बना के भेजा है, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। एंडोस्कोपी जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, और वो 2 हफ्ते से एंडोस्कोपी यहाँ पे की जाती है। कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते हैं, और कुछ दूसरे स्टेट्स के पेशेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। कोई गवर्नमेंट ऐसी तरफ से हमें कोई चार्जेस में नहीं दिए, तो जो पर्ची की नॉमिनल फी है वही ली जाती है। तो अगर जैसे भी गवर्नमेंट के आदेश होंगे वो समय समय पर इस पर लागू किए जाते हैं। कैंसर टेस्ट के लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है? हाँ, ब्लड कैंसर ट्यूमर मार्कर्स के लिए हमने 4 ट्यूमर मार्कर्स के लिए हमने यहाँ पे सुविधा की है, और उसके भी यहाँ पे टेस्ट पॉसिबल है।
डॉक्टर्स की कमी जो है कब तक पूरी हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर्स की ऐसा तो देखिए कमी ऐसा तो नहीं कह सकते। सरकार ने जिला प्रशासन ने भी हमारे पास डॉक्टर्स भेजे हैं डेपुटेशंस पे लगा के, और स्टाफ नर्सिस की भी डेपुटेशन की गई थी पंचकूला से भी और सोनीपत से भी। तो हाँ, निकट भविष्य आपको जानती हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती हो चुकी है, एलटीस की भी भर्ती हो चुकी है और स्टाफ नर्सिस भर्ती है। तो हम होपफुल हैं कि आने वाले समय हमें काफ़ी मात्रा में फरीदाबाद में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 5 दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे। आज सुबह जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, झमाझम बारिश के बाद लोगों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत की सांस ली। वर्षा के कारण मौसम में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही साथ बारिश की राह देख रहे किसानों ने भी राहत की सांस ली। इस बरसात से किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। मानसून की पहली बरसात से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बहुत ज़्यादा राहत है। 3-4 दिनों से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दुकानों पे बैठना, काम करना, आना जाना कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आज मौसम में बदलाव आया है, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली है। गर्मी के चलते जो मरीजों की संख्या वो भी बढ़ रही थी। लगातार गर्मी से लोग भी कहीं न कहीं परेशान थे, और लेकिन आज जो मौसम जो है एक बार दोबारा सुहाना हुआ। बरसात सुबह से होने स्टार्ट हो गई, लोगों को कहीं न कहीं राहत सांस मिली गर्मी से। बहुत ज़्यादा राहत मिली है जी आज। हरियाणा के यमुनानगर में भी सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में से निकलने वाली स्थानीय नदियां सोम और पथराला भारी बरसात की वजह से उफान पर हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं है, जबकि इनका पानी फसलों तक पहुंच चुका है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि अभी तक कहीं भी बाढ़ जैसे कोई हालात नहीं है। उनके स्टाफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल मानसून से पहले ही सभी नदियों में बाढ़ से नियंत्रण के लिए करोड़ों रुपए के काम किए गए हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में नदियों का पानी ना घुस सके और किस तरह का कोई नुकसान ना हो। इसी तरह सोम और पथराला रिवर हैं, वो दोनों अभी जो डेंजर लेवल है, सोम का डेंजर लेवल 10,000 क्यूसिक का हुआ और पथराला का 4,000 क्यूसिक का। दोनों इस समय उस डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सोम में 14,160 क्यूसिक पानी चल रहा है और पथराला के अंदर 5,040 क्यूसिक पानी अभी चल रहा है। और पर डेंजर लेवल से ऊपर चलने के बावजूद अभी तक कहीं से अभी पानी बड़ा सेफली क्रॉस कर रहा है और कहीं से भी हमारे पास किसी भी नुकसान की कोई। पिछले 30 सालों से मानसून के सीजन में जलभराव की समस्या झेल रहे टोहाना शहर को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा होने के कारण इस बार भी जलभराव से दो हाथ करने पड़ेंगे, क्योंकि शहर से पानी निकासी के लिए 37 करोड़ का जो विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है, अब तक उसका 30% काम पेंडिंग है और इस काम को पूरा करने में अभी 6 महीने का समय और लगेगा। शहर के पानी की निकासी डिस्पोजल के माध्यम से पाइपलाइन से रंगोई नाले में की जानी है, लेकिन अब तक परमिशन नहीं मिलने के कारण पाइपलाइन की रेलवे क्रॉसिंग नहीं हुई है और न ही डिस्पोजल का बिजली कनेक्शन हुआ है। ऐसे में इस बार की मानसून बरसात में भी शहर के विभिन्न इलाकों में घंटों जलभराव की समस्या बरकरार रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर में पानी की निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा। विभाग के अनुसार योजना का करीब 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी 30% कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कहाँ तक काम पहुँचा? बरसाती पानी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये अभी एक तो पहले लाइन डली हुई है 630 mm व्यास की और दूसरी 900 mm की भी डलने लग रही है, जिसका भी 70% काम हुआ है। तो इसके जो ये दमकुरा रोड जो डिस्पोजल है, यहाँ पे जो डिस्पोजल है यहाँ से स्टार्ट हुई और रंगोई नाले तक पहले तो डली हुई और दूसरी भी वहीं तक पहुँचेगी। जो पाइपलाइन 900 व्यास वाली उसमें 70% काम हो चुका है, बाकी 30% कार्य अभी प्रगति पर है। तो कितने का प्रोजेक्ट है ये? लगभग 37 करोड़ अभी जो नया प्रोजेक्ट है 37 करोड़ रुपये इसका एस्टिमेट है, जिसमें से 30 करोड़ रुपये के लगभग अपना इसका ठेकेदार को ठेका बंटन हुआ है। तो इसमें एक तो रेलवे क्रॉसिंग है जिसकी हमने परमिशन अप्लाई की हुई है कुदनी हेड के ऊपर, जिसको हम परस्यू कर रहे हैं। इसको भी जल्द से जल्द करवा के और ये इस पाइपलाइन को जल्द ही अपना तय समय सीमा से पहले ही, जनवरी 2023 इसकी तय सीमा है, उससे पहले पूरा किया जाएगा। तो जो अब की बार बरसात आएगी उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? उसमें भी हमने जो है अपने सभी सीवर हैं उनकी सफाई कराई है। इसके लिए हमारी टीम सारी प्रयासरत है कि इस बार जो है हम पानी शीघ्र अतिशीघ्र निकाल पाएँ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।